मैं कितनी देर तक बेहोशी की कैफियत से दो चार रहा मुझे याद नहीं, लेकिन दोबारा जिंदगी का एहसास उस वक्त हुआ जब एक मध्यम सी आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती सुनाई दी। डॉक्टर, इसे मरना नहीं चाहिए, अगर ये मर गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा काम इंसान को बीमारी दुख से निजात दिलाना है, आप परेशान ना हो, यह बच जाएगा। लेकिन दूसरी आवाज़ डॉक्टर की थी, जो कुछ कहते कहते खामोश हो गया था। लेकिन क्या डॉक्टर, इस पर जो तशद्दुद किया गया है वो बड़ा जालिमाना है। इस तरह तो किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। डॉक्टर, दूसरे शख्स ने सर्द और नाराज अंदाज में कहा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकोगे? फरमाइए। इसका सीधा हाथ और उल्टा पाँव काट दो। मैं चाहता हूं कि ये इबरत का निशान बनकर जिंदा रहे, ताकि इसका अंजाम देखकर फिर कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कभी कोशिश न करे। सॉरी सर, डॉक्टर ने बड़ी साफ गोई से कहा, मैं बिला वजह किसी इंसान की माजूरी की जिंदगी गुजारने का सबब नहीं बन सकता। क्या तुम मेरे हुक्म की तामील से इनकार करोगे? तहकमाना लहजे में सवाल किया गया। आप जो काम मुझसे लेना चाहते हैं वो मेरे पेशे के तकाज़ों के खिलाफ है और मैं अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकता। डॉक्टर ने फैसला कुन आवाज़ में जवाब दिया। कुछ देर तक सन्नाटा तारी रहा, फिर पहली आवाज़ सरसराती हुई उभरी, ठीक है, तुम इसकी सांस बहाल करने की फिक्र करो, बाकी काम कोई दूसरा डॉक्टर अंजाम दे लेगा। मैं दम साधे खामोश पड़ा रहा, लेकिन उन जुमलों को सुनने के बाद मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। मैंने उस बड़े स्मगलर की आवाज़ पहचान ली थी, मुझे जिसके बंगले पर ले जाया गया था। मेरा जहन माऊफ होने लगा, मेरा पूरा वजूद फोड़े की मानिंद दुख रहा था। मेरी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो अभी मुतमईन नहीं हुए थे। मुझे अपाहिजों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करना चाहते थे। डॉक्टर ने इनकार ना किया होता तो वो अपनी ख्वाहिश की तकमील में ज़्यादा देर भी ना लगाते। मुझे मेरी दयानतदारी और ईमानदारी की जो सज़ा दी जा चुकी थी, उससे उनके दिल को ठंडक नहीं मिली थी। वो मुझे मेरे महकमे के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर जिंदा रखने की होलनाक स्कीम बना रहे थे और कानून के मुहाफिज खामोश थे। मेरा जहन घुप अंधेरों में भटकता रहा। डॉक्टर मेरे ज़ख्मों का मुआयना करता रहा, फिर मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कई इंजेक्शन लगाए गए। उनकी खुसर फुसर की आवाज़ें मेरा सुकून बर्बाद कर रही थी। मैं महसूस कर चुका था कि उनके हाथ बहुत लंबे थे, कानून की उनकी निगाहों में कोई वक़्त नहीं थी। उन्होंने वक्ती तौर पर डॉक्टर की हुक्मदूली को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन उनके लिए डॉक्टरों की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा भी था कि मेरा हाथ पांव काटने का काम कोई दूसरा डॉक्टर अंजाम दे लेगा। मेरे जहन पर गर्म आंधी के झक्कड़ चल रहे थे, मेरे जख्मों की तीस बढ़ रही थी। वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, जिंदा रखने की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं अपाहिजों की ज़िंदगी कबूल करने को तैयार नहीं था। मैंने किसी ख्याल के तहत पाँव को जुम्बिश देने की कोशिश की तो कराह कर रह गया। उन जालिमों ने मजालिम की इंतहा करने के बावजूद मुझे बेड़ियों के कैद से आज़ाद नहीं किया था। हथकड़ियों की वजह से मैं हाथ भी नहीं हिला सकता था। मेरे जहन में मुतअद्दिद ख्यालात उभर रहे थे। सबसे अहम ख्याल ये था कि वो किसी तरह गाफिल हों और मैं खुद अपने हाथों से अपना गला घोंटकर ज़िंदगी की कैद से हमेशा के लिए रिहाई पा जाऊं। ज़िंदगी का एक एक लम्हा मेरे ऊपर अजाब बनकर गुजर रहा था जब उसी स्मगलर की मनहूस आवाज़ फिर मेरे कानों में गूंजी, डॉक्टर, ये कितनी देर तक होश में आ जाएगा? इंस्पेक्टर, इस बार गालिबन पुलिस इंस्पेक्टर को मुखातिब किया गया था, तुम यहीं ठहरो, हम कुछ देर में वापस आते हैं। फिर कुछ मिले जुले कदमों की आवाज़ उभर कर दूर होती चली गई। शायद वो कमरे से जा चुके थे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। अचानक मुझे घुप अंधेरों में रोशनी की एक किरण नजर आई। मैंने चारों तरफ से मायूस होकर जोगी सीताराम को सच्चे दिल से याद किया। मैं अपनी ईमानदारी का भयानक अंजाम और कानून की बेबसी का दिलचस्प तमाशा देख चुका था। मेरे लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। मैं एक मुसलमान था, मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा ईमानदारी का दरस दिया था। उसी ईमानदारी की खातिर मैंने पटना को खैरबाद कहा था, लेकिन ढाका आने के बाद भी मुझे करार नहीं मिला। मैं जो सज़ा भुगत रहा था वो मुझे मंजूर नहीं थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंसान मिट्टी का पुतला है। ज़िंदगी की ख्वाहिश जानवरों को भी आखिरी इकदाम करने पर उकसा देती है। मैंने भी उसी जज्बे के तहत जोगी सीताराम को याद किया था। मुझे अपनी ज़िंदगी के घुप अंधेरों में वही उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। मोहब्बत और जंग में तमाम हरबों का इस्तेमाल जायज़ है। आसमान की बुलंदियों से एक बम अपने दामन में होलनाक तबाहकारियाँ समेटे तेज़ी से अपने निशाने की सिमत लपकता है। ज़मीन से टकराने के बाद वो भयानक बम धमाके के साथ खुद भी रेजा रेजा होकर बिखर जाता है और उसकी तबाहकारियाँ सैकड़ों और हज़ारों बेकसूर इंसानों को भी मौत की अबदी नींद सुला देती हैं।
मैंने भी मरने से पेशतर अपने दुश्मनों से इंतकाम की ठान ली थी। जोगी सीताराम मेरे पास आखिरी हरबा रह गया था। मैं उसकी नाकाबिले यकीन बातों को आजमाना चाहता था। मेरे जहन में जोगी सीताराम का तस्वुर मौजूद था। मैं उसे दिल की गहराइयों से याद कर रहा था जब एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, तूने सच्चे मन से महान जोगी को याद किया है, फिर डर किस बात का? आंखें खोल दे बालिक। जोगी सीताराम की मानूस आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोल दी। मैं अभी तक उसी स्मगलर के स्टोर रूम में एक पलंग पर पड़ा था। कमरे में मेरे अलावा पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद था जो मुझे वहां लाया था। तीसरा शख्स अपने लिबास के एतबार से डॉक्टर लग रहा था, जो मेरे करीब खड़ा मुझे हमदर्दाना अंदाज में देख रहा था। दरवाजे के करीब वही राइफल बरदार मौजूद था जिसने मेरे हलक में पेशाब करने की कोशिश की थी। उसे देखकर मुझे दोबारा उबकाई आने लगी। तूने बड़े कष्ट बर्दाश्त कर लिए मूर्ख। पहले ही जोगी का कहा मान लेता तो आज इस हालत में ना होता। सीताराम की आवाज़ सुनकर मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। कहीं वो आवाज़ मेरे वहम की पैदावार तो नहीं थी, मैंने सोचा। फिर शशोपंज में पढ़कर व्याकुल होने लगा। जोगी की आवाज़ मेरे कानों में बहुत वाज़े तौर पर उभरी, बस अब शांत हो जा, कोई चिंता मत कर, मैं जो तेरे पास मौजूद हूँ। तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे साथ समझौता कर लूँ तो फिर मैं जो चाहूँगा वही होगा। मैंने कमज़ोर लहजे में सीताराम के तसव्वुर को खामोश अंदाज में मुखातिब किया। तूने जोगी का कहा मानने में देर कर दी। मैंने तुझे समझाया था कि तुझे मेरे चरणों के सिवा कहीं और शरण नहीं मिलेगा। क्या तुम अब भी मेरी मदद करने को तैयार हो? मैंने पुरुम्मीद लहजे में पूछा। बात तेरे बस से निकल चुकी है, अब तू मेरे बस में है, मेरे चुंगल में गले गले फंसा है। सीताराम की खुरदरी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं तुझसे एक पल को भी गाफिल नहीं था। तुझ पर जो विपदा पड़ी है मैं उसका सारा हाल जानता हूँ। मैंने कहा था ना कि तुझे एक दिन मेरे चरणों पर झुककर जीवन की भक्षा के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। याद है बालिक? हाँ, मुझे याद है, मैंने होंठ भींच कर कहा। इतनी जल्दी निराश हो गया? अभी तो तुझे जीवन में और भी बहुत कुछ देखना है। तेरे पुरखों यानी बड़ों ने गलत नहीं कहा था कि तू लंबी उम्र पावेगा। मुझे अपाहिजों की तरह जीना मंजूर नहीं। तुम कोई ऐसी जंतर मंतर पढ़कर फूंको कि मुझे इस जिंदगी से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने बेजारी का इजहार किया। बड़ी मुश्किल से खोजा है तुझे, इतनी जल्दी कैसे खो सकता हूँ? अभी तो खेल शुरू हुआ है बालिक, तू अभी से ऊपर जाने की बात कर रहा है। जोगी सीताराम ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर दूसरे ही लम्हे बेहद संजीदगी से बोला, मैं तेरे साथ अब भी समझौता कर सकता हूँ, परंतु एक ही शर्त होगी। वो क्या? मैंने तेजी से पूछा। तुझे जोगी की हर आज्ञा का पालन करना होगा, कभी हचर मचर करने की भूल नहीं करेगा, धर्म कर्म को भी दरमियान में नहीं लाएगा। सीताराम ठोस लहजे में मुझे समझा रहा था। कभी छल कपट से काम नहीं लेगा। मुझे मंजूर है, मैंने जिंदगी बचाने की खातिर बगैर सोचे समझे कहा। इन नामसाद हालात में सोचने का वक्त था भी नहीं। मन को अच्छी तरह टटोल कर एक बार फैसला कर ले, अभी समय तेरे हाथ में है। सीताराम ने सख्त और ठोस आवाज में जवाब दिया। एक बार सच्चे मन से वचन दे कि तूने पीछे हटने की भूल की तो जोगी का कष्ट तुझे पूरे संसार में कहीं भी चैन नहीं लेने देगा। हमेशा भटकता रहेगा, मौत की आशा करेगा, लेकिन वो भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। तू फिर बेफिक्र हो जा, उसने बड़े यकीन से कहा। तू जोगी की शरण में आ गया है, अब कोई शक्ति तुझे परेशान नहीं करेगी। तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर ने नरम आवाज में मुझे मुखातिब किया। अभी तक जिंदा हूँ, मैंने कर्ब में डूबी आवाज में जवाब दिया। मायूस मत हो, उसने मुझे झूठी तसल्ली दी। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। ये तुम्हारी खुशफहमी है डॉक्टर, मैंने तल्ख लहजे में कहा। जिस काम से तुमने इनकार कर दिया है वो कोई और कर देगा। डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर होंठ भींच लिए। इंस्पेक्टर तेजी से लपकता हुआ करीब आया। डॉक्टर, इसने शायद हमारी बातें सुन ली हैं। हो सकता है, डॉक्टर ने सर्द आ भर कर जवाब दिया। इंस्पेक्टर जवाब में कुछ कहना चाहता था कि वही स्मगलर फिर अपने एक असला बरदार बॉडीगार्ड के साथ सामने आ गया, जिसे तजम्मुल बुखारी ने पकड़कर छोड़ दिया था। मुझे होश में देखकर उसकी आंखों में फिर इंतकाम के शोले भड़कने लगे। उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। अब मैं तन्हा नहीं था। जोगी सीताराम की मावराई कुव्वतें भी मेरे साथ शामिल होने का वादा कर चुकी थी। मुझे यकीन था कि वो कहीं आसपास ही मौजूद होगा। डॉक्टर, उस संदिल जराइम पेशा शख्स ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाए जमाए डॉक्टर को मुखातिब किया। ये होश में आ गया, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम अब जा सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना,
तुम अपनी ज़बान को बंद ही रखोगे, भूल जाओगे कि कभी तुम यहाँ आए भी थे, वरना। उसने अपना जुमला दीदा दानिस्ता नामुकम्मल छोड़ दिया। डॉक्टर उसका मफहूम समझ चुका था। वो समझदार था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, अपना बैग जिप करके हाथों में लिया, फिर तेज तेज कदम उठाता बाहर चला गया। एक बॉडीगार्ड उसके साथ गया था। डॉक्टर के जाने के बाद वो सीना ताने 2 कदम और आगे आ गया। हमने फैसला किया है कि तुम्हें एक हाथ और एक पैर से महरूम करके माफ़ कर दिया जाए। उसने बड़े सर्द और शफाक लहजे में कहा। तुम्हें 1 साल की सज़ा होगी। जेल का डॉक्टर मेरा वाकिफ़कार है, वो तुम्हारा इतना इलाज ज़रूर कर देगा कि तुम जिंदा रहो। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। बचने की एक ही शक्ल है, उसने थोड़े से तवक्कुफ से कहा। मुखबिर का नाम उगल दो और सज़ा काटने के बाद इस मुल्क से कहीं दूर चले जाओ। बालिक, जोगी सीताराम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने कहा था कि मैं अब आ गया हूँ, तू निश्चिंत हो जा, परंतु तू अभी तक सहमा सहमा सा नजर आ रहा है। मैंने तुझे जो वचन दिया है, क्या उस पर विश्वास नहीं आया तुझे? पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारे हाथ पैर काटने की खातिर किसी डॉक्टर की खिदमात हासिल की जाएं, लेकिन अब मेरे मुलाजिम ये खिदमात अंजाम देंगे। उसने यकलख्त गिरज कर कहा, हराम के तुखम, मुझे टुकर टुकर घूरना बंद कर दे। एक आखिरी फैसला कर ले, मुखबिर का नाम बताना पसंद करेगा या अपाहिजों की तरह तमाम जिंदगी सड़कों पर अपने वजूद के बोझ को घसीटता फिरेगा? मैं कह चुका हूं कि मुझे मुखबिर का नाम नहीं मालूम। मैंने हिम्मत से काम लेकर जवाब दिया। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें भी मेरा हाथ नहीं था। सब कुछ तजम्मुल बुखारी ने किया था। मैं उसके साथ ज़रूर था, लेकिन शट अप यू बास्टर्ड, वो हलक के बल चीफा। मैं तेरी सफाई नहीं सुनना चाहता। मैं कोई जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था कि मैंने किसी के नादीदा हाथ को अपने ज़ख्मों पर सरसराते महसूस किया। लम्हों की देर थी कि कमरे में मौजूद तमाम अफराद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। खुद मैं भी हैरान हो गया। मेरे जिस्म में ज़ख्मों के तमाम निशान पलक झपकते में दूर हो गए थे। मेरी बात ध्यान से सुन बालिक, सीताराम की आवाज़ उभरी। जब जोगी की शक्ति तेरे साथ है तो डर किस बात का? क्या तुम मेरे जिस्म पर हथकड़ी और बेड़ियां नहीं देख रहे हो? मैंने धड़कते दिल से कहा। मैं एक हूं और वो 4। बाहर इनके और गुर्गे भी मौजूद होंगे। मैं तन्हा किस किस का मुकाबला करूंगा? तू अब तन्हा नहीं है मूर्ख। सीताराम की महान शक्ति भी तेरे साथ है। लेकिन कोई चिंता मत कर, वो मेरी बात का कर बोला। मैं कुछ देर के लिए तेरे शरीर में ऐसी शक्ति फूंक रहा हूं कि अगर 4 के बजाय 10 राक्षस भी हों तो भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तू जो कहेगा वही होगा, पर अपना वचन याद रखना। तूने मेरी हर आज्ञा का पालन करने की सौगंध उठाई है। मुझे याद है, मैंने तेजी से जवाब दिया। मेरे जख्मों का एक पल में मुंदमिल हो जाना हैरत अंगेज था। मुझे जोगी सीताराम की कुव्वत का अंदाजा हो चुका था। वो यकीनन पुरअसरार और हैरत अंगेज मावराई कुव्वतों का मालिक था।